नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ एट 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं और आज न्यूज़ एट 10 में हम बात करेंगे संसद को लेकर, जिसका शीतकालीन सत्र लगातार जारी है, लेकिन साथ ही विपक्ष की तरफ से हंगामा राज्यसभा और लोकसभा दोनों में किया जा रहा है। इसी के साथ में आज आखिर ऐसे कौन कौन से विधायी कामकाज है जो आज संसद भवन में होने हैं, उन पर करेंगे चर्चा अभी अगले 1 घंटे में। इसके साथ ही अगर बात करें कोविड की, तो कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के सभी राज्य सरकारों को इस वक्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्या कुछ वो गाइडलाइंस हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज ज्ञानवापी मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो 5 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, उस पर फैसला सुरक्षित 8 दिसंबर को रख लिया गया था और आज उस पर अपना फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। तो इस खबर पर तो हम विस्तार से बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही और भी तमाम अन्य खबरों पर नजर डालेंगे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी। लोकसभा में आज एनसीआर दिल्ली कानून समेत 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सूची पर। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। ग्रैंड फिनाले 19 से 23 दिसंबर तक होगा आयोजित। नई दिल्ली में आज INDIA गठबंधन की चौथी बैठक। सीट बंटवारे और सांसदों के निलंबन समेत अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला। 8 दिसंबर को पूरी हुई थी सुनवाई। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेलवे और सड़क परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित। राज्यपाल ने स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई अहम बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चीन में भूकंप से भारी तबाही। गांसू प्रांत में कल रात आए भूकंप से अब तक 111 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला। टीम इंडिया के दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी नजर, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करने की करेगा कोशिश। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज बैठक इस वक्त चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के सभी सांसद पार्टी की संसदीय दल की बैठक में इस वक्त शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि भाजपा संसदीय दल की ये बैठक जारी है, जिसमें सीधे तौर पर देखा जाए तो संसद में जो शीतकालीन सत्र है उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा होगी। रणनीति को लेकर के चर्चा इस बैठक में हो सकती है और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचे और प्रधानमंत्री के अलावा बाकी सभी सांसद भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ताज़ा अपडेट उनसे लेते हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? संसदीय दल की जो ये बैठक है वो शुरू हो चुकी है और खुद प्रधानमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए कृतिका, बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। ये जो संसद भवन परिसर है उसकी लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब संसदीय दल की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसे दिशा निर्देश देते हैं जिसमें जनता और जो सांसद हैं उनके बीच जो संवाद की प्रक्रिया है वो बनी रहनी चाहिए। और प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि जो सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में रहें। सरकार की जो योजनाएं दिल्ली से चलकर अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचती हैं
उसके बारे में एक एनालिसिस, एक विश्लेषण होना चाहिए कि जनता उससे कितनी खुश है, जनता को क्या कुछ और जरूरत है। वो सारी जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में सीधा जनता से संवाद होना चाहिए। इस तरह के कई बार दिशा निर्देश प्रधानमंत्री ने दिए हैं और उम्मीद है कि इस बार भी इस तरह की जो दिशा निर्देश हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में जो सरकार की रणनीति होती है संसद के अंदर, दोनों ही सदनों में, चाहे राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, उसमें ज्यादा से ज्यादा समय तक जो है संसद में मौजूद रहने के भी दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा जनता से जुड़े हुए सवाल प्रश्नकाल के दौरान और शून्यकाल के दौरान सांसद पूछें, इस तरह की बातें भी प्रधानमंत्री हमेशा इस संसदीय दल की बैठक में करते हैं। तो कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि जो जनता ने सांसदों को चुनकर भेजा है संसद के अंदर, वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें, जनता के बीच में संवाद बना रहे, जनता की समस्याओं को संसद के अंदर उठाएं। इस तरह के दिशा निर्देश जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए जाते हैं। और हम इस बात को भी जानते हैं क्योंकि आने वाले समय में अब एक तरीके से देखा जाए तो ये आखिरी जो है सत्र होगा संसद का, और ऐसे में एक बार फिर से सभी सांसदों को जनता के बीच में 2024 में जाना है, तो उसकी भी तैयारी सांसदों को अभी से कर देनी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो गांव-गांव तक पहुंची हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत करा जाए और उनसे संवाद किया जाए। जी अनुज, अगर संसद की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या रणनीति कुछ बदली जाएगी बीजेपी की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बिल हैं, उन महत्वपूर्ण बिलों को सदन में रखना है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से कल भी जो है दो जो महत्वपूर्ण बिल हैं वो पास हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है, वेल में आकर नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड्स दिखाते हैं, इसको लेकर कल राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर ने काफी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। और उन्होंने इस बात को कहा था कि संसद का जो समय खराब किया जा रहा है विपक्ष के सांसदों के द्वारा, वो बिल्कुल भी कहीं किसी भी तरीके से वो औचित्यपूर्ण नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण बिल हैं संसद के अंदर जो सीधा जनता से जुड़े हुए हैं। अपराधों को लेकर जिस तरह के अपराध होते हैं उसमें दंड की जो प्रक्रियाएं हैं, दंड की प्रक्रियाओं के साथ साथ जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिले, इस तरह का जो बिल है आज वो लोकसभा के अंदर रखा जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री इसको रख सकते हैं, उस पर चर्चा होगी, उसको पारित कराना है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं और बच्चों के प्रति जो एक तरीके से अपराध होते हैं उसको और ज्यादा मजबूत उन कानूनों को बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्याय लोगों को मिल सके। तो ऐसे महत्वपूर्ण बिलों को पेश ना होने देना, पास ना होने देना, सदन के अंदर हंगामा करना, कल हम जानते हैं कि कई दर्जन सांसदों को राज्यसभा से और लोकसभा से निष्कासित इसलिए करना पड़ा, जो है लोकसभा स्पीकर और जो राज्यसभा चेयरमैन है उन्हें, क्योंकि उन्होंने जो एक अमर्यादित व्यवहार है विपक्ष का वो सदनों के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो संसदीय दल की अभी बैठक चल रही है उसमें इस बात का भी कोई फैसला होगा, इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि जो सत्ता पक्ष है उसको किस तरीके से जनता के बीच में ये बात रखनी है और किस तरीके से संसद के अंदर अपने सवाल और अपनी बातों को उठाना है सत्ता पक्ष की तरफ से। जी कृतिका। जी अनुज, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि 2024 के भी चुनाव, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा वक्त उनमें नहीं बचा है, कुछ महीने का ही वक्त बाकी है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनको भी ज़मीनी स्तर पर जाने, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो रणनीति 2024 के लिए भी बननी शुरू हो चुकी है। देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही एक सबसे बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में हमेशा झलकती हैं, दिखाई देती हैं। उनका सबसे बड़ा दिशा निर्देश कृतिका यही रहता है कि चाहे संसद का सत्र चल रहा हो, चाहे सांसद अपने इलाकों के अंदर हो, उनका जनता से सीधा संवाद रहना चाहिए। और हमने तो खुद इस बात को देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब वो दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में भी रहते हुए वो देश के किसी ना किसी कोने में सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से जुड़े रहते हैं। उसके अलावा जिसमें वो
हर हफ्ते में 2 से 4 कम से कम कार्यक्रम तो देश भर के अंदर अंदर, राज्यों के अंदर, शहरों के अंदर करते हैं, लेकिन दिल्ली में होते हुए भी वो जनता से संवाद रखते हैं। तो ऐसे में जब 2024 की एक बार फिर से एक परीक्षा होगी सांसदों की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी जनता के बीच में, तो उस परीक्षा में कैसे खरा उतरना है और सांसदों को उस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है, इस तरह की जो बातें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सभी सांसदों को इस बात को जरूर कहेंगे और जब केंद्रीय संसदीय मंत्री इस बैठक के बाहर आएंगे तो वो मीडिया को ब्रीफ करते हैं कृतिका, और वो सारी बातें बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ सांसदों को दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, और वाकई देखने होंगे कि आज जो ये बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश सभी सांसदों को दिए जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो अभी फिलहाल तो प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। वहीं पीएम के युवा नेतृत्व वाले विकास के विजन के अनुरूप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसके तहत छात्रों को सरकार के मंत्रालयों और विभागों, उद्योगों और तमाम अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। इस साल SIH का ग्रैंड फिनाले आज से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जहां SIH 2023 में 44,000 टीमों से 50,000 से ज्यादा विचार प्राप्त हुए हैं, जो पहले SIH की तुलना में लगभग 7 गुना वृद्धि को दर्शाता है। देश भर के 48 नोडल केंद्रों पर आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में 12,000 से ज्यादा प्रतिभागी और 2,500 से ज्यादा सलाहकार हिस्सा लेंगे। वहीं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शिक्षा, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ड्रोन, विरासत और संस्कृति सहित विभिन्न विषयों पर समाधान प्रदान करने के लिए इस वर्ष ग्रैंड फिनाले के लिए कुल 1282 टीमों का चयन किया गया है। और न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो, तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोला लगी। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। NPS में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है, फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके NPS की।
दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 10 में। रुक करते हैं अब अगली खबर का, जहां विपक्ष के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और लोकसभा में आज केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी। इस विधेयक से दिल्ली में कुछ अनाधिकृत रूप से निर्मित आवासों को दंडात्मक कार्रवाई से अगले 3 साल तक सुरक्षा दी जाएगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके अलावा भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को भी पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो वहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव रखेंगी। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे संवाददाता का। ऋषि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आज कई सारे अहम विधायी कामकाज हैं जो कि सूचीबद्ध हैं लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी लगातार हंगामा हमें देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ तक विपक्ष के रवैये की बात करें तो दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा वहाँ पर चल रहा है। खासतौर से इस बात को लेकर कि विपक्ष चाहता है कि संसद में हुई घटना के बाद गृह मंत्री का बयान और उस पर चर्चा वो चाहता है, लेकिन सभापति की तरफ से और लोकसभा अध्यक्ष दोनों की तरफ से इस बात पर स्थिति को स्पष्ट किया जा चुका है, कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। कहा गया है कि इस मामले में जो जांच चल रही है, जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है जी। और ये जो पूरा का पूरा मसला है ये संसद की सुरक्षा से संबंधित है और इस पर कोई भी दलगत राजनीति का असर नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे दलगत राजनीति से अलग होकर इसकी चाहिए। लेकिन जब हंगामा शोर शराबा ज्यादा होता है तो ऐसे में कार्रवाई से 45 जो सांसद थे जी, ठीक है, पहले भी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। चलिए ठीक है, ठीक है ऋषि, आप लगातार बने रहिएगा क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज़ थोड़ा बीच बीच में रुक रुक कर आ रही है। आपका वापस रुक करेंगे। और ऋषि भी तो जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो शीतकालीन सत्र है वो लगातार जारी है, लेकिन साथ ही विपक्ष की तरफ से जो हंगामा है वो भी लगातार जारी है। विपक्ष के कई सारे ऐसे सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा में जिनको निलंबित भी किया गया है, लेकिन ऐसे में सवाल यही कि क्या अभी भी विपक्ष वही रणनीति अपनाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी शीतकालीन सत्र के कुछ दिन और बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में जो विधायी कामकाज है, अगर इसी तरीके की रणनीति विपक्ष की तरफ से अपनाई जाती है तो कहीं ना कहीं जो विधायी कामकाज है उनमें विलंब होगा, वो पास नहीं हो पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विपक्ष को भी समझना होगा, क्योंकि जब संसद का सत्र चलता है तो उसमें सिर्फ पक्ष की नहीं बल्कि विपक्ष की भी भूमिका पूरी तरह से देखने को मिलती है। तो ऐसे में मिलजुल कर काम करना चाहिए हम सभी को। तो जहां आज कई सारे कामकाज आज होने हैं संसद में, कई अहम विधायी कार्य जो हैं वो सूचीबद्ध हैं, शीतकालीन सत्र लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है, दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों एक संसद की जो सुरक्षा है उसमें चूक का मामला एक अचानक से सामने आया था। 2 लोग जब संसद में अंदर गए थे तो वहाँ पर कुछ घटनाएँ हुई
जिसके बाद में कहीं ना कहीं संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, चर्चा कराने की मांग कर रहा है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए एक अलग कमेटी है जो अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिर सुरक्षा में चूक कहां से हुई है। और इसको लेकर के कई सारे लोगों को निलंबित भी किया गया है जो वहां पर कामकाज कर रहे हैं। और ऋषि हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ऋषि, जिस तरीके से देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से जो हंगामा है वो सिर्फ एक ही मसले को लेकर है, संसद में जो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई पिछले दिनों उसको लेकर। हालांकि उसके लिए जांच लगातार की जा रही है लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार हंगामा ही कर रहा है संसद में। जी हाँ, बिल्कुल। इस मसले में हमने देखा है कि शुक्रवार और सोमवार 2 दिन लगातार इस तरीके का हंगामा देखने को मिला जी। और खासतौर से इस मसले में जो उनके कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस आते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि सभी कामकाज को रोककर संसद सिर्फ इस बात की चर्चा करे। और ऐसे में ट्रेजरी बेंचेस है, उनका कहना है कि सरकार के तमाम विधायी कार्य भी हैं और इनको आगे बढ़ाया जाना भी जरूरी है। ऐसे में जो स्थिति है उसको सियासी रंग न देकर सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला मानते हुए आगे बढ़ाया जाए। और इस मसले में जब हंगामा ज्यादा होता है तो दोनों सदनों में हमने देखा है कार्यवाही हुई है। शुक्रवार को भी सांसदों को निलंबित किया गया और सोमवार को भी सांसदों को निलंबित किया गया। लेकिन आज की जो अगर आप बात करें तो आज भी जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस हैं विपक्ष की तरफ से दिए गए हैं, उनका कहना है कि वो अपनी मांग को रखेंगे। देखना होगा कि उस समय क्या स्थिति बनती है। जैसे कि आपने भी बताया, तमाम विधायी कार्य बेहद महत्वपूर्ण विधेयक और खासतौर से जो हमारी जुडिशरी से संबंधित जो न्याय संहिता से जुड़ा हुआ विधेयक है वो 3 विधेयक आज फिर से सूचीबद्ध किए गए। हम देख रहे हैं ये विधेयक लगातार सूची में डाले जा रहे हैं ताकि इनको आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए सरकार ने करीब 15 घंटे का समय सभापति के सामने रखा, अध्यक्ष के सामने, कि इस पर चर्चा कराई जाए। और दोनों ही पक्ष इस मसले में राजी भी हो गए थे। लेकिन इस घटना के बाद जो स्थिति बनी है उस वजह से ये हंगामा शोर शराबा ज्यादा चल रहा है। जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून को लेकर भी कहीं ना कहीं आज प्रस्ताव रखा जाएगा और उसे पारित करने का भी चर्चा भी होगी, उसे पारित करने का भी प्रस्ताव है। उसमें आखिर क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं उसके? देखिए, जहाँ तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात है, इस विधेयक के माध्यम से जो अवैध निर्माण या ऐसी कॉलोनियां जिनको रेगुलराइज अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन कानूनन उनके ऊपर जिस तरीके से डिमोलिशन की कार्यवाही या अन्य कार्यवाही होने की खतरे रहते हैं, तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जिस तरीके से चीजों को संयमित करके और उनको रेगुलराइज करने की जो प्रोसेस है, जब तक वो नहीं होती है तब तक लोगों को राहत मिले। क्योंकि बड़ी तादाद में जब हजारों लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं तो उनको सरकार के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में इस बिल के बाद जरूर लोगों को, दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप अपनी नज़र लगातार बनाए रखिएगा और न्यूज़ एट 10 में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ एट 10 में। और रुक करते हैं अब अगली खबर का, जहां विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दलों की आज नई दिल्ली में अहम बैठक होगी। इंडी गठबंधन की पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात थोड़े से अलग है। तीसरी बैठक से इस बैठक में एक लंबा अंतराल भी है और 5 राज्यों के जो चुनाव में भी इंडी गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आई है। अब ऐसे में सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक पहले ही बुलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी
और अखिलेश यादव के इनकार के बाद इस बैठक को टालना पड़ा था। अलग सुर बिगड़ी ताल पर अब लय में आने की कोशिश के तहत इंडी गठबंधन का मंच एक और बैठक के लिए सज चुका है। विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी गठबंधन का कारवां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेता दिल्ली में हैं। लालू यादव समेत इंडी गठबंधन के तमाम नेता 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के दावे कर रहे हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, तो वहीं विपक्ष अपनी जीत के दावे कर रहा है। दावे प्रतिदावे के बीच दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है। नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए, वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। कुछ नहीं है, महागठबंधन एक आईवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मोदी जी के लिए देश की जनता ने तय कर दिया है, नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री होंगे। वहीं इंडी गठबंधन के कई दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टर्स का राज चल रहा है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान, सब मुलाजिम हो, सब धरने में बैठे हुए हैं। एक भी उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई है। किसी महिला को 20 महीने में 20,000 मिला, 1,000 तक किसी को नहीं मिला। सब फेलियर हो गया। इसी करके मजदूरों को डरा धमका के नरेगा के मजदूरों को रैली पे ले जाया जाता है। तो 13 सीटें इनको कहाँ से आ जाएगी? ये देश को दिखाने के लिए है। अफसोस ये है कि पंजाब के पैसे लूटे जा रहे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान दोनों इकट्ठे होकर लूट रहे हैं। इंडी गठबंधन की पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक में लंबा गैप है और 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडी गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आई। ऐसे में सबकी नजरें बैठक पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक पहले ही बुलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के इनकार के बाद बैठक टालनी पड़ी थी। कभी तकरार, कभी दरार और अब इकरार के बीच ये देखने वाली बात होगी कि सीटों के बंटवारे सहित तमाम मुद्दों पर भानुमति का कुनबा क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल सोमवार को वाराणसी और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दिल्ली के लिए रवाना हुई पहली ट्रेन में डीडी न्यूज की टीम ने भी सफर किया। और कैसा रहा वंदे भारत ट्रेन का ये सुहाना सफर, बता रहे हमारे सहयोगी राजेश राज। देखते हैं ये रिपोर्ट। वाराणसी से दिल्ली वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन में डीडी न्यूज़ की टीम अभी सफ़र कर रही है और हमारे साथ ढेर सारे मुसाफिर जिनसे हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, वो इस ट्रेन में अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रेन सुबह 6 बजे खुलेगी और दिन में 2 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यानी हर रोज़ दिल्ली और वाराणसी से सुबह 6 बजे एक ट्रेन खुलेगी। और वंदे भारत ट्रेन की लग्जरियस होने की बात करें या फिर उनकी जो अन्य तमाम सुविधाओं की बात करें, यह ट्रेन निश्चित तौर पर मुसाफिरों को लुभा रहा है और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को दुनिया भर के मुल्क के ट्रेन कनेक्टिविटी के मामले में अव्वल दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी डीडी न्यूज़ की टीम निकल चुकी है वंदे भारत ट्रेन के रोमांचक सफ़र पर वाराणसी से दिल्ली। हम यात्रा में शामिल हो रहे हैं और पूरे जो यहाँ छात्र हैं, नौजवान हैं या जो फिर अन्य पीढ़ी के लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सीट अत्याधुनिक सीट है, हाई क्लास हम कह सकते हैं कि सीट है। हवाई जहाज़ की तर्ज पर सीट बनाए गए हैं। बैठने के जो हैं वो इंतज़ाम है, आराम से पानी या फिर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, देखिए ये फोल्डेड जो है वो टेबल है। इस टेबल पर आराम से रखकर लोग कप या फिर अन्य चीज़ें को रखकर लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक अद्भुत हम कह सकते हैं कि बाहर का नज़ारा जो है वो भी मुसाफिर आराम से ले रहे हैं। सूर्यास्त का वक्त हो चला है और अद्भुत आनंद जो है वो उठाते हुए लोग यहाँ सफ़र करने में जुटे हुए हैं। वाराणसी से दिल्ली
के लिए यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। एक ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के लिए खुलती है, जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी जिसका पीएम मोदी ने लोकार्पण किया था। और अब ये देखा जा रहा है कि 2 ट्रेन एक समय में सुबह 6 बजे दिल्ली से और सुबह 6 बजे बनारस से यह ट्रेन वंदे भारत एक समय में खुलेगी, जो मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाएगी। और कहीं ना कहीं जो धार्मिक महत्व है इस ट्रेन का, वो भी आपको बताना चाहूँगा कि वाराणसी जो है वो काशी विश्वनाथ की धरती है और प्रयागराज जो संगम स्थल है, इलाहाबाद जो कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए, मुसाफिरों की हसरत होती है कि वो गंगा के किनारे संगम तट पर पहुँचें। तो वाराणसी और प्रयागराज की जो दूरी है वो बहुत कम हो जाएगी और लोग आराम से इसमें यात्रा करेंगे। और वंदे भारत ट्रेन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को दुनिया भर के मुल्क में ट्रेन कनेक्टिविटी के मामले में कम्पीट कराने की कोशिश करेगा। कैमरामैन अजीत के साथ वंदे भारत ट्रेन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और वहीं गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा लिबरेशन डे की 62वीं वर्षगांठ के अवसर पर ध्वज फहराया। उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो गोवा लिबरेशन डे की 62वीं वर्षगांठ है आज, और इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ध्वज फहराया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी। लोकसभा में आज एनसीआर दिल्ली कानून समेत 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सूचीबद्ध। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। ग्रैंड फिनाले 19 से 23 दिसंबर तक होगा आयोजित। नई दिल्ली में आज INDIA गठबंधन की चौथी बैठक। सीट बंटवारे और सांसदों के निलंबन समेत अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। तो ज्ञानवापी मामले में 5 याचिकाओं पर फैसला आज। याचिकाएं की खारिज। 8 दिसंबर को पूरी हुई थी सुनवाई। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेलवे और सड़क परिवहन सेवाएं पूरी तरह प्रभावित। राज्यपाल ने स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई अहम बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चीन में भूकंप से भारी तबाही। गांसू प्रांत में कल रात आए भूकंप से अब तक 111 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला। टीम इंडिया की दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी नजर। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करने की करेगा कोशिश। और इसी बीच एक बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है और जो याचिकाएं दायर की गई थी उन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माफ कीजिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। हालांकि इस पर फैसला लेकर के और 8 दिसंबर को ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद में अब आज जो याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी गई हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष की जो सभी याचिकाएं उन्हें खारिज कर दिया गया और एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे संवाददाता हरिकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। हरिकेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, जो ज्ञानवापी का केस है ये जिला अदालत में
चल रहा था 1991 में हिंदू पक्ष ने दाखिल किया था, और उसकी पोषणीयता पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो है, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उसके खिलाफ एक याचिका दायर की जी। वो यह थी कि इसकी पोषणीयता पर ही उन लोगों ने सवाल उठाया था कि ये पोषणीय नहीं है कोर्ट में। तो इस पर बहस हुई और पिछले कई दिनों में जो है, और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट के, उन्होंने इंटरेस्ट लिया काफी और इस बहस को पूरा करवाया। और उस पे आज जो फैसला आया है उसमें जो मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने, और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने वाद दाखिल किया था, प्रतिवाद किया था कि ये पोषणीयता नहीं है, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आप ये कह सकती हैं कि जो कोर्ट में, जिला अदालत में चल रहा था मुकदमा, वो ज्ञानवापी के स्वामित्व को लेकर, वो अब जिला अदालत सुनेगा उसको, और हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से एक तरह से हरी झंडी दे दी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जो प्रतिवाद किया था उसे जो है, जो सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान बहस हुई, और उस बहस में जो निकल कर आया, कोर्ट ने जो पाया, उसमें यह पाया कि नहीं वो पोषणीय है, कोर्ट में इसको सुना जा सकता है। जी हरिकेश, जिस तरीके से पूरा फैसला है, क्या इससे मुस्लिम पक्ष को एक झटके के तौर पर लिया जा सकता है? देखिए, अब इसको चूंकि कोर्ट के फैसलों पे को हम झटके के तौर पे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है कि मायूसी जरूर उनके तरफ होगी, क्योंकि उन लोगों ने जिस आधार को प्रतिवाद किया था, जिस आधार को बनाकर, क्योंकि वो बार बार जब कोई केस किया जाता है तो वर्शिप एक्ट 1992 का जिक्र करते हैं कि नहीं, क्योंकि हम पहले से यहाँ पर हमारे पक्ष में है, हम मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ज्ञानवापी का पूरा आकार है उसमें 1991 तक से पहले श्रृंगार गौरी का एक मंदिर होता था जिसमें लोग दर्शन करने जाते थे। व्यास जी का एक तहखाना था जहाँ पे वो पूजा पाठ होता था। तो इस तरह से जो बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से तर्क होता है वो यही होता है, और इसलिए ही यह कोर्ट में उसकी पोषणीयता जो हाई कोर्ट ने आज आदेश किया है, जो खारिज किया है मुस्लिम पक्ष के याचिका को, तो अब ये पोषणीयता जो है बनी रहेगी। तो मायूसी तो निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष को कहा जा सकता है, लेकिन अभी चूंकि कोर्ट में मामला चलेगा और किसके पक्ष में फिर फैसला आएगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, हरिकेश आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ में लखनऊ से रामेंद्र सिंह भी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे भी थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। रामेंद्र, अगर देखा जाए तो इसी के साथ में जहां याचिकाएं खारिज की हैं, लेकिन साथ ही एक और फैसला दिया है कि निचली अदालत जो है वो 6 महीने में सुनवाई पूरी करे। लेकिन इसका बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है कि लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि एक तो ऐसा सर्वे न कराया जाए, सर्वे पर लगातार आपत्तियां दाखिल की, और जब सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई उस पर भी आपत्तियां, तो जो हाई कोर्ट है उसने सारी मुस्लिम पक्ष की जितनी याचिकाएं थी सबको खारिज कर दिया और 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु कहे। एक तो एसआई का जो सर्वे है वो सही है, दूसरा ये कि एसआई के सर्वे के आधार पर ही आगे की प्रोसीडिंग होगी, तीसरा ये कि जो पोषणीयता की बात कर रहे थे हरकेश जी कि ये मामला सुनने योग्य है और जो जिला अदालत है वो इसको सुने और 6 महीने में इसको निस्तारित करे। तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है आगे की कार्रवाई के लिए कि जो आगे प्रोसीडिंग चलेगी कोर्ट में, उसके लिए बहुत मतलब बड़ा निर्णय माना जाएगा इसका। जी रामेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए तो क्या अब आगे मुस्लिम पक्ष आगे और रुख करेगा या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुख किया जा सकता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से? देखिए, कुछ मामलों में इससे पहले भी आप देखिए ना कि श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हाई कोर्ट में पहले जाइए। तो जो बातें सुप्रीम हाई कोर्ट में रखी जाएंगी वही आधार होगा। देखिए, जो ये मामला बेसिकली धर्म और उससे अलग हट करके ये जमीन का मामला है, तो जो प्रोसीडिंग निचली अदालत में रखी जाती है वही आधार सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो ये मामला इसको इस तरीके से धार्मिक रूप से भले लोग देख रहे हो, लेकिन एक जमीन की मामला है कि जमीन किसकी है और वही बेस है। तो जो प्रोसीडिंग जिला अदालत में चलेगी वही हाई कोर्ट में सुना जाएगा, वही सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। तो जिला अदालत जो निर्णय कर रही है इसका मतलब उसके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, जो तथ्य है वो उसके पास है, तभी ये निर्णय हो रहा है। तो ये चाहे जहां जा रहे हो ये बेसिक आधार तो जिला अदालत का ही रहेगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, ये संभावना हो सकती है दीपिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। साथ ही हरिकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, और इस पर अपनी नज़र लगातार बनाए रखेगा। कोई भी अपडेट होता है तो हम तक जरूर पहुंचाइएगा।
तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी यूं ही लगातार जारी है और हर खबर पर हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काय को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 में। अब खबरों में बढ़ते आगे और बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ की, जहां पर नई सरकार आने के बाद प्रदेश की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो कि 21 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सभी विधायकों को प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम शपथ दिलाएंगे। इसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी आज सदन में रखा जाएगा। वहीं विधानसभा से जारी की गई शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यसूची के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और केदार कश्यप प्रस्ताव सदन में रखेंगे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पुन्नूलाल मोहले, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और विधायक भावना बोहरा इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता सोमेश पटेल इस वक्त मौजूद हैं। सोमेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में आज के इस सत्र को लेकर? प्रदेश की 6वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो 21 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सभी विधायकों को प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम शपथ दिलाएंगे। इसके बाद स्पीकर को चुनाव होगा। रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी सदन में रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, लोकसभा भवन की सुरक्षा में चूक के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगा और केवल अधिकृत जो पास धारक व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विधानसभा परिसर में 600 अधिक जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। 3 दिनों तक चलने वाले सत्र में पहली बार इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। विधानसभा में जो जारी किए गए शीतकालीन सत्र के पहले दिन कार्यसूची के अनुसार तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, केदार कश्यप प्रस्ताव सदन में रखेंगे। वही डिप्टी सीएम जो अरुण साव जिन्हें बनाया गया है, पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल है, पुन्नूलाल मोहले, डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। 19 से 21 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन 19 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के सभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं शपथ लेंगे और जो प्रोटेम स्पीकर है रामविचार नेताम इन विधायकों को शपथ दिलाएंगे। जिस तरह से कुछ देर विधानसभा का सत्र अगले दिन की स्थगन कर दिया जाएगा। और जो दूसरी महत्वपूर्ण आपको बताऊं, जो साय में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जिस तरह की चर्चा चल रही थी, जिसमें 10 मंत्रियों तक सीमित रखा जाएगा, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है समेत कुल 13 पद हैं, लेकिन भाजपा फिलहाल 3 पदों को खाली रखना चाह रही है। संकेत में जिस तरह से पुराने मंत्रियों में 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, उसी तरह मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री ने पहले ही शपथ दिला ली है। इस तरह 10 जो वर्तमान में मंत्री हैं काम करेंगे। आने दिनों में जो पार्टी से नेतृत्व के बाद 3 मंत्रियों के नामों का चयन किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप इस पर अपनी नजर लगातार यूं ही बनाए रखिएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पिछले 2 दिनों से आसमान से पानी जो है वो आफत बनकर बरस रहा है। हिंद महासागर में केप कॉमिरन के पास चक्रवात बनने से राज्य के 4 तटीय जिलों तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी,
कन्याकुमारी और तेनकासी में 95 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक हिंद महासागर में केप कॉमेरन के पास चक्रवात से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में 2 दिनों से बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा 525 मिलीमीटर बारिश तूतुकुड़ी जिले में हुई है। वहीं कोविलपट्टी में नदी व झीलों के ओवरफ्लो होने से 2 झीलों में दरार आ गई, जहां मरम्मत चल रही है। बाढ़ के हालात को देखते हुए आपदा संभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ व स्थानीय आपदा राहत बल के 250 से ज्यादा जवानों को कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और तेनकासी जिलों में भी तैनात किया गया है। इसी बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए आज बैठक भी बुलाई है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुक करते चेन्नई का, जहां हमारी सहयोगी इस वक्त प्रियंका मौजूद है। प्रियंका, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है बारिश को लेकर के और उस स्थिति से किस तरीके से निपटा जा रहा है? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हिस्टोरिक रेन्स है। फर्स्ट आफ्टर 1871 दिस इज द हिस्टोरिक रेन्स व्हिच अफेक्टेड द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जहां की 4 डिस्ट्रिक्ट्स तूतुकुड़ी, तिरुनेलवेली, तेनकासी और कन्याकुमारी हैवीली अफेक्टेड है। इसके कारण बहुत सारे इवन passengers are stranded. The Tamil Nadu government is taking all the measures. आप देख सकते हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर has reached Delhi to meet the Prime Minister and even brief him about the situation. ऐसे ही आप देख सकते हैं, गवर्नर एन रवि जी has called for an emergency meeting to take the stock of the situation. वहाँ पे अभी देख सकते हैं एनडीआरएफ, नेवी और कोस्ट गार्ड are in heavy rescue measures which they are doing. Almost अभी स्टेशन के पास भी, जहाँ पे one train was suspended. तो ट्रेन से पैसेंजर स्ट्रैंडेड हैं। उस पैसेंजर्स को हटाने के लिए भी 13 बसेस का अरेंजमेंट किया हुआ है। उनको फूड और वाटर का सप्लाई अभी तो किया हुआ है। तो ऑल द रेस्क्यू मेजर्स आर इन फुल फॉर्म। जी प्रियंका, जिस तरीके से आज की स्थिति है उसको लेकर के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें किस तरीके से काम कर रही हैं, वहाँ पे किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और खास तौर पर जिन जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं वहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है? आप देख सकते हैं एनडीआरएफ टीम जहाँ बिकॉज देयर इज ह्यूज वाटर विच इज स्टैग्नेंट, तो जितना हो सके रेस्क्यू ऑपरेशन में फुल पीपल रिलीफ कैंप्स भी खोल दिया गया है। तो रिलीफ कैंप में जितना हो धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू पुल ऑन द पीपल हु आर बीइंग अफेक्टेड, इवन द पैसेंजर्स हु आर बीइंग अफेक्टेड। जी प्रियंका, अगर देखा जाए तो मौसम विभाग की तरफ से तूतुकुड़ी के लिए चेतावनी भी जारी की गई है, तो ऐसे में किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर? प्रशासन किस तरीके से तैयार है इस आपदा से निपटने के लिए? they expected rains, but it was not so much which they expected. So धीरे the measures are on full swing, but the damage which has happened is out of control. So धीरे उसको कंट्रोल में लेके आने, और water also released from various reservoirs is very high. Papanasam Dam, Manimurti Dam and Tirunelveli with over 1 lakh cubic का रिलीज हो गया है। जी, so the situation it will take time to call for the rescue operation. जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रियंका हमें बता रही थी कि किस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ज़मीनी स्तर पर उतरकर लगातार काम कर रही हैं, लोगों तक मदद पहुंचा रही है। हालांकि कई जगह पर वाटर लॉगिंग जैसी जल जमाव की जो समस्या है वो भी देखने को मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे उन सभी चीज़ों से निपटने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहाँ भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की हाउस में सोमवार को कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भाषा को लेकर चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के प्रोफेसर रजत मूना ने कहा कि आने वाले समय में एआई सभी जगह प्रमुख भूमिका निभाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एआई की सबसे बड़ी उपलब्धि लोगों को कनेक्टिविटी प्राप्त करवाना होगा। To come, AI is going to take a major lead in variety of things, whether it is our healthcare sector, whether it's our industry, whether it's our education and everywhere else. But I think the biggest achievement that AI is going to bring in is connectivity for people, where people can talk and listen in various different languages.
और चलिए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। तो बिहार की बात करते हैं, जहां बिहार के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सरकारी योजनाओं के बारे में न केवल जानकारियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर लगाए गए शिविरों में नए लोग भी कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड के बियावानी गांव पहुंचा। रथ के माध्यम से यहां के लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। करने वालों का सम्मान करेंगे। रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड की मधुरी पंचायत और विक्रमगंज प्रखंड की जमोदी पंचायत सहित कई स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड की सतभैया पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचते ही लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। केंद्रीय योजनाओं की जानकारी लेकर लोग इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे भी आ रहे हैं। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड की कढ़ैया कचरा पंचायत के लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। सुपौल जिले के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड की पिपरा खुर्द पंचायत में केंद्र सरकार की लोक हितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। ग्रामीणों ने रथ पर लगे एलईडी के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। विभिन्न जिलों में रथ पहुंचने के दौरान हमारी मुलाकात लाभार्थियों से हुई। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं जब से मोदी जी का राशन हम लोग को मिल रहा है फ्री मुफ्त अनाज, पहले हम लोग को खाने के लिए नहीं था, लेकिन अब सरकार के द्वारा हम लोग को बहुत राहत मिल रही है। और लॉकडाउन में भी मोदी सरकार से हम लोग को बहुत सा राहत राशन मिला था और हम लोग बहुत भारत सरकार की जो कि हमारे योजना किसानों के लिए दे रहे हैं, उसमें हमें पूरे साल में 6,000 रुपये किसी के लिए मिलता है और बहुत हमको लाभ मिल रहा है। इसे हमारे मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई। इंदिरा आवास हमारा मिला, इंदिरा आवास से हम मिला तो उसके लिए हम मकान बना लिए, छत पे शौचालय बनाए, और नल जल भी सर हम लोग का मिलिए गया। उस सब के लिए धन्यवाद मोदी जी के दे रहे हैं। हमारे घर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उसका भी कार्य हो चुका है। गोल्डन कार्ड जो मुख्य रूप से वो भी बना हुआ है, और घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना का लाभ भी हम लोग को समुचित लाभ मिला है, जिसमें अभी जितना भी प्रधानमंत्री का जो भी कार्य है वो सराहनीय रूप से है, जो लागू है। अभी उचित समय पे हम लोग का खाद बीज जो भी मिलता है वो मूल रूप से मिलता है। प्रधानमंत्री योजना से लाभ मिला है। ये किसान क्रेडिट जो कार्ड बना है वो किसान के तहत जो हमको लाभ मिल रहा है। इधर गैस कनेक्शन मोदी जी दिए हैं, वो गैस कनेक्शन से मुझे लाभ आ रहा है। मतलब कहने का मतलब सर, ये मोदी जी की तरफ से हमें किधरों से कोई भी लाभ कमी नहीं है। जो भी लाभ मोदी जी दिए है सब लाभ अवेलेबल है। मोदी की गारंटी वाला रथ जहां भी जा रहा है, लोग न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं से परिचित हो रहे हैं, बल्कि उसका लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर जारी है और जिसका लाभ सीधे तौर पर आम जन उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जिसमें चीन में सोमवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 आंकी गई है। भूकंप के कारण अब तक 111 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। भूकंप चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत गांसू में आया है। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर है। भूकंप के कारण हुए नुकसान की वजह से बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया। वहीं भूकंप इतना तीव्र था कि कई इमारतें ध्वस्त हो गई, जिसके कारण कई लोग मलबे में भी दब गए। भूकंप के बाद मंगलवार तड़के से बचाव कार्य लगातार जारी है।
वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि लोगों की जान बचाने और भूकंप से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अब बात करते हैं खेलों की, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज क्यूबेरा में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही इस सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। भारत ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था और ऐसे में भारतीय टीम इस मैच को जीतकर वनडे सीरीज पर 2-0 की अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश इस मैच को हर हाल में जीतकर सीरीज में बराबरी करने की होगी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। नमस्कार।